हेलो बच्चों, दिस इज मुस्कान सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ टैलेंट अकेडमी। चलो आज का पढ़ेंगे हम लोग न्यू चैप्टर 1 क्लास 7 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स प्रोबेबली ये साइंस का पहला चैप्टर है तुम लोग का, बायोलॉजी का। तो आज हम लोग एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे जिसमें तुम्हारा सारे पोर्शंस कंप्लीट हो जाएंगे और ये डिटेल में ये चैप्टर पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। As discussed in previous class 7, we learned that all living organisms required food. Nutrition मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्लास 6 है ये। क्लास 6 में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दैट वी नीड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन हमें चाहिए होता है फॉर आवर डेली लाइफ। हम तुमको डेली वर्क, अगर तुम्हें दौड़ना है, नॉर्मल बैठे भी रहना है, उसके लिए भी तुम्हें एनर्जी चाहिए, राइट? तो इसलिए वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है। फूड से हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं दैट न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरीके से हमें मिलता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। द फूड गिव्स एनर्जी to the organism for growth and maintenance of their body functions. फूड क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, तुम फूड इनटेक कर रहे हो, वो तुम्हारे बॉडी में जा रहा है, उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है। जो लार्जर ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, उनको स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका जो भी न्यूट्रिशन मिलता है उससे वो एब्जॉर्ब करता है बॉडी, और वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी बेसिक यूनिट होता है तुम्हारे डे टू डे लाइफ जीने के लिए। तुम अगर उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो वो एनर्जी से ही दौड़ रहे हो, बोल रहे हो, मैम बोल रही है, उसके लिए भी मैम को एनर्जी चाहिए, राइट? तो इसलिए एनर्जी हमें बॉडी में बहुत ज़रूरत होती है। अब ये डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स है फूड के। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। ये हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। कौन से फूड में कौन सा कंपोनेंट रहता है ये भी मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक चैप्टर में। और अगर नहीं समझ में आया हो तो तुम लोग पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये समझ में आएगा। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ, तुम लोग 6th क्लास में पढ़ा भी होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। देन these components of food are necessary for our body and are called nutrients. ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। देखो न्यूट्रिएंट्स थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ये कोई बात नहीं, मैम लिख देती है। ये है न्यूट्रिएंट्स। ओके, देन दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates. Okay, then protein, fats, vitamins, minerals एंड वाटर। एक और चीज होता है जो हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है, दैट इज रफेज। रफेज क्या होता है? किसी को याद होगा तो उसका दूसरा नाम भी मैम ने बताया था। रफेज को क्या बोलते हैं? रफेज होता है एक, जिसको मोटा अनाज बोलते हैं, जिसमें फाइबर के कंटेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तुम्हारे गट हेल्थ के लिए, एब्डोमिनल हेल्थ के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो फीकल मैटर होता है वो उससे मानो तुम्हारे स्टमक को क्लीन करना है। फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन अप द बॉडी, ठीक है? तो इस वजह से रफेज उसमें रहता है। रफेज को डाइटरी फार्म भी बोलते हैं। चलो इतना तो तुम लोग को 6th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा सब कुछ, ठीक है? इतना तक समझ में आया। न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन से फूड में कंपोनेंट प्रेजेंट है। प्रोटीन, फिश, तुम्हारा जो मीट होता है, एंड देन चिकन हो गया, एग हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, देन फैट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, घी, बटर, ये सब में फैट्स प्रेजेंट रहता है। विटामिन फ्रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं। मिनरल्स जो रहता है वो अलग अलग पल्सेस में प्रेजेंट रहता है। वाटर नॉर्मल। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए। समझ में आया? नेक्स्ट, न्यूट्रिशन होता क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन?
न्यूट्रिशन हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है कि हाउ डू एनिमल्स गेट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब न्यूट्रिएंट्स मतलब, न्यूट्रिशन मतलब तुम लोग क्या समझते हो? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एनी ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब ह्यूमन बीइंग्स हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, वो एनिमल बेसिस, एनिमल सोर्सेज से भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, प्लांट सोर्सेज से भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो किसी भी डिफरेंट बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेना और उसको अपने बॉडी में कंज्यूम करके उसको यूज करना, उसको एज अ एनर्जी फॉर्म यूज करना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। Green plants prepare their own food while humans and animals are directly or indirectly dependent on the plants for their food. अब देखो ये पूरा साइकिल चल रहा है। प्लांट जो है वो खुद से खाना बनाती है। कैसे बनाती है हम लोग को पता है, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फॉर प्लांट्स। प्लांट जो है वो नेचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करके अपने लिए खाना बनाती है। ठीक है। प्लांट का अपना काम है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाएगी, सब कुछ अपना खुद करेगी। अब हम ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हो गए, वो किस पे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। अब जैसे वेजिटेरियंस है, ह्यूमन है, वो हम लोग प्लांट का सारा बेसिस, जितना भी सोर्सेज है, हम लोग डिफरेंट प्लांट्स का यूज करते हैं फॉर आर एनर्जी, फॉर आर न्यूट्रिशन, राइट। एनिमल्स भी हो गए, हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। अभी पूरा मान लो हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स अगर नहीं रहेंगे तो कार्निवोर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हर्बीवोर्स नहीं रहेंगे तो कार्निवोर्स को फूड ही नहीं मिल पाएगा, एंड देन इवेंचुअली दे विल डाई। तो इस वजह से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, पूरा साइकिल चल रहा है कि प्लांट जो है उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद का खाना बनाए। अब वो किसी का खाना बने, हर्बीवोर्स का और ह्यूमंस का, हमारा खाना बने। अब हर्बीवोर्स जो है वो किसी और का खाना बनेंगे, दैट इज कार्निवोर्स। ठीक है। कार्निवोर्स जो है वो हर्बीवोर्स को एज अ फूड, एज अ प्रे कंज्यूम करते हैं, एंड देन दे गेट एनर्जी। ओके। तो ये पूरा साइकिल जब तक चल रहा है, दैट इज नेचर, यही नेचर है। और जब धीरे धीरे प्लांट्स का देखो, प्लांट्स का जब कमी होने लगता है, या फिर आज के टाइम पे फार्म्स में उग रहे हैं, मेडिसिन दे के प्लांट्स उगते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी जो कंज्यूम कर रही है, प्लांट्स तो प्लांट्स ही है, लेकिन वो मेडिसिन के थ्रू जबरदस्ती उगाया जा रहा है। अब मैंगो का सीजन आता है, तो कुछ मैंगो जो है वो खुद इवेंचुअली नेचर के थ्रू जब राइप करते हैं, पकते हैं, तो वो कंज्यूम करने, वो टेस्ट भी उसका डिफरेंट है। लेकिन अब बेचने के लिए लोग, प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोग मेडिसिन दे के जबरदस्ती जब आम का पकाया जाता है उसको, तो वो कंज्यूम करिए, वो भी केमिकल जो भी है, आम तो खा ही रहे हो तुम, लेकिन साथ में केमिकल्स भी बॉडी में जा रहे हैं, तो वो तुम्हारे हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन साथ साथ में बॉडी को प्रॉब्लम भी दे रहा है। तो इसलिए ये साइकिल धीरे धीरे नेचर के थ्रू, जब नेचर को, तुम ऑब्वियस सी बात है कि नेचर तुम्हें इतना कुछ दे रहा है, तो तुम्हें भी नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होने लग जाती। तो न्यूट्रिशन जो है, आते हैं वापस हम लोग टॉपिक पे, न्यूट्रिशन जो है वो इस तरीके से साइकिल में चल रहा है। प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग दोनों सोर्स कंज्यूम करते हैं, एनिमल भी कंज्यूम करते हैं, देन प्लांट्स के भी जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं फॉर आर न्यूट्रिशन। व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन तो पहले भी हम लोग जानते थे, 6th क्लास में भी हम लोग जानते थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, बट अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड भी होते हैं कि अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन डिफरेंट बॉडीज में जाते हैं। ठीक है। तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? The methods of obtaining food are called modes of nutrition. अब तुम्हारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, मैम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मैम अगर नॉनवेज भी खाती है, वेज भी खाती है, तो हम ओमनीवोरस है, राइट। हम लोग मतलब प्लांट सोर्स भी लेते हैं, एनिमल सोर्स भी लेते हैं। तो ये इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तुम खुद से खाना बना रहे हो। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, किसी पे डिपेंडेंट हो। ओके। तो मेनली 2 मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। पहला हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ओके। चलो, ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड and water from the environment and transform them into glucose and oxygen with the help of sun's energy trapped by the green pigment called chlorophyll. अब देखो, ये different components हैं, different बोलेंगे कि sources हैं जो environment में present हैं, उसको use करके plants अपना खाना बनाते हैं। क्या process है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है,
ठीक है, एयर से ले रहा है प्लांट, वाटर सॉइल में प्रेजेंट है, वाटर से ले रहा है, मतलब सॉइल से ले रहा है प्लांट, देन ट्रांसफॉर्म देम इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ, अब सन का एनर्जी, सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब ही हो गया सन, तो सन का एनर्जी और ये सन का एनर्जी कौन ट्रैप कर रहा है, प्लांट में एक पिगमेंट रहता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है जो कि इन सन के रेज को, सन का जो एनर्जी है, ठीक है, वो ट्रैप कर रहा है और वो प्लांट यूज कर सकता है उसको, ठीक है। तो ये पूरा जब काम एक साथ होता है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, एंड बाय दिस प्रोसेस प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड खुद को करते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो ऑटोमेटिक सुने होगा, जो किसी का जरूरत नहीं है उसको, ऑटोमेटिक मतलब खुद से, by its own, ओके। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, मतलब ट्रॉफिक मतलब लेना या फिर यूज करना या फिर बनाना, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब बाय इट्स ओन, अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, खुद को बना रहा है खुद का खाना, देन इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मेक फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जब खुद का खाना बना सकते हैं तो इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोल रहे हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली क्या हो गया, प्लांट्स हो गए, खुद का खाना तो वही बना सकते हैं। अब ये नहीं है कि तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारा खुद का खाना बना रही है तो मम्मी भी ऑटोट्रॉफ हो गई, नहीं। मम्मी क्या यूज कर रही है, व्हीट फ्लावर, आटा के लिए, रोटी जो खा रहे हो तुम लोग वो आटा के लिए व्हीट फ्लावर यूज कर रही है। अब वो व्हीट कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि मम्मी ने खाना बनाया, तुम्हारे लिए खुद के खाना बनाया, तुम्हारे लिए खाना बना रही है तो मम्मी भी ऑटोट्रॉफ है, नहीं। मम्मी क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। मम्मी को जरूरत है प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट आइटम्स जिसके थ्रू वो कंबाइन करके तुम्हारे लिए खाना बना रही है। तो वो व्हीट फ्लावर भी प्लांट के थ्रू आ रहा है ना, सब्जी बना रही है तो सब्जी भी कहाँ, प्लांट से आ रहा है। तो इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स खुद के लिए खाना बना सकते हैं नेचर में कंपोनेंट्स यूज करके, खुद के लिए खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब यूज करके खाना बना रहे हैं, दैट दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। ओके, मतलब बेसिकली समझ लो जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। आई बात समझ में। नेक्स्ट, एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये तो समझ में आ ही गया होगा। दीज ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स। ये तो बेसिक चीज हो गई कि प्लांट जो है वो खुद के लिए खाना सिर्फ नहीं बना रही है, लेकिन वो एज अ खाना यूज हो रही है तुम्हारे लिए भी। Okay, they also make food for non-green plants as well as for animals including human beings. आई बात समझ में, इतना तक मैम ने समझा दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आया। नेक्स्ट वी विल गो टू हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखो ये ग्रीन प्लांट हो गया, दीज आर द ऑटोट्रॉफ्स। ओके, नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट मेक फूड बाय देमसेल्व्स by the process of photosynthesis and take food from green plants or animals are called heterotroph। जो न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, those are known as heterotroph। आई बात समझ में। हेटेरो मतलब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट न्यूट्रिशन, डिपेंडेंट है खाना बनाने के लिए किसी और पे, those organisms are known as हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई बात समझ में। ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रॉफ। प्लांट्स हो गए, प्लांट जो हर्बीवोर होते हैं वो प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं, और जो कार्निवोर रहते हैं वो हर्बीवोर पे डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है सब कोई। Heterotrophic plants and animals depend on food produced by some other living organisms such as green plants for their nutrition। अब एग्जाम्पल में देखें क्या क्या होता है। कस्क्यूटा, कस्क्यूटा इज ऑल्सो कॉल्ड अमर बेल, अमर
बेल, अमर बेल। कस्क्यूटा इज एन क्या प्लांट होता है एक तरीके का। मेनी बैक्टीरिया एंड फंजाई डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन ऑन द बॉडीज ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कस्क्यूटा जो होता है वो क्या होता है, एक पिक्चर तो ऐड किए थे मैम, देखो, कस्क्यूटा प्लांट क्लाइंबिंग अप द होस्ट प्लांट। कस्क्यूटा इज दिस इज कस्क्यूटा, ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, दीज आर द कस्क्यूटा प्लांट्स। मतलब एक तरीके के न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर, मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए किसी भी प्लांट पे वो एज अ होस्ट अपने प्लांट को चूज करके होस्ट बना लेते हैं उसे, और उसका सारा न्यूट्रिशन जो है वो सक इन कर लेते हैं, और सारा जो वो प्लांट होता है उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो इवेंचुअली वो मर जाता है। ठीक है, वो प्लांट डाई कर जाता है एंड देन दिस कस्क्यूटा मूव्स टू अनदर प्लांट। वो न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, खुद पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये प्लांट कस्क्यूटा प्लांट होता है ये, बट ये नॉन ग्रीन प्लांट है, इट इज नॉट ग्रीन, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। आई बात समझ में? तो ये प्लांट जो होता है वो किसी और प्लांट को होस्ट बना के उसको पूरा, उसके ऊपर पूरा क्लाइंब अप करता है, उसको पूरा जकड़ लेता है एंड देन एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। ठीक है, समझ में आया इतना दूर? इसलिए मैम ने एक पिक्चर ऐड कर दिया ताकि तुम लोग को समझ में आए थोड़ा। चलो बैक टू द टॉपिक। कस्क्यूटा मेनी, कस्क्यूटा तो एक हो गया, अमर बेल भी इसे बोलते हैं हिंदी में। मेनी बैक्टीरिया एंड फंजाई डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन द बॉडीज ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एनिमल्स जैसे कैट्स, डॉग्स, गोट्स, काउस, बफेलो, डियर, लायन एंड ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रॉफ्स हैविंग अ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सब सबसे समझा दिया मैम ने, समझ में आया? चलो नेक्स्ट वी विल गो टू, चलो ये हेटेरोट्रॉफ्स हो गया, ये इंसेक्ट हो गया, पेंगुइन हो गया, ये एल्गी हो गया, ये मशरूम हो गया, ये सब हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि खुद के लिए, देखो अभी एल्गी क्या होता है, नॉन ग्रीन प्लांट होता है, नॉन ग्रीन प्लांट। ओके, ये एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, एल्गी भी जो रहता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट तो रहता है लेकिन ये नॉर्मली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, तो दीज आर द हेटेरोट्रॉफ। समझ में आया? अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं हम लोग। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्वेश्चन इस पे आता ही है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के डिफरेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक में इट अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, एज इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, खुद का खाना बना सकते हैं, ऑटो लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ये क्या करेगा, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दोज आर ऑटोट्रॉफ्स। तो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। तुम तो नहीं कर सकते ना फोटोसिंथेसिस, नहीं, खड़े हैं धूप में जाके, सनलाइट पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के थ्रू ले रहे हैं, ऐसे तो ऑक्सीजन लेते हो, और नीचे से पानी ले रहे हो और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तुम्हारे स्किन, नहीं कर सकते ना ये सब, सिर्फ वो प्लांट्स कर सकते हैं, तो दोज आर ऑटोट्रॉफिक। ओके, देन इट अकर्स इन ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हेट्रो मतलब डिपेंडेंट, जिसपे अलग जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट हो, इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, जैसे हो गए कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होता है, वो हर्बीवोर को कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड, वो प्लांट्स कंज्यूम नहीं करते, बट हर्बीवोर तभी जिंदा रहेगा, तभी उस कार्निवोर उसको कंज्यूम कर पाएगा एज देयर फूड जब वो प्लांट को खाएगा। प्लांट खाएगा ही नहीं, प्लांट रहेंगे ही नहीं, हर्बीवोर को खाना मिलेगा ही नहीं, तो इवेंचुअली सारे हर्बीवोर जो ऐसे ही मर जाएंगे, कार्निवोर को शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, या फिर उसका नंबर्स बढ़ेंगे ही नहीं, तो एक टाइम पे कार्निवोर्स बस रह जाएंगे, हर्बीवोर रहेगा ही नहीं। तो अब हर्बीवोर नहीं है तो कार्निवोर्स को भी फूड नहीं मिलेगा, वो भी इवेंचुअली मर जाएंगे। तो इसके वजह से ये साइकिल जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड। सिंथेसिस ऑफ फूड पहले पढ़ लिया हम लोग, प्लांट जो है उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है ताकि वो सिंथेसिस कर सके फूड का। नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉफ डिराइव देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, और ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो खुद के लिए खाना बना रहे हैं, है ना,
तो खुद के लिए अगर खाना बना रहे हैं उस पर डिपेंडेंट जो है वो अपना फूड जो है वो किसी ऑटोट्रॉफ से ले रहा है, देन दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। क्लोरोफिल इज एब्सेंट एंड सनलाइट इज नॉट नीडेड। अब तुमको सब्जी खाना है, अगर मम्मी ने सब्जी बनाया है, रोटी बनाया है, तो तुम ऐसा तो नहीं है कि जाके धूप में ही खाओगे तभी तुम्हें एनर्जी मिलेगा। नॉर्मली घर पे डाइनिंग टेबल बैठ के भी खाओगे तो एनर्जी मिलेगा नहीं ना उतना। तो यहाँ पे सनलाइट की कोई जरूरत नहीं होती है और क्लोरोफिल ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता ही नहीं है। नहीं तो तुम सब हरे रंग के होते, ह्यूमन बींग्स ग्रीन कलर के होते, क्योंकि क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, What is photosynthesis? अच्छा, ये जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, मैम समझा देगी या लिख देंगे हम कहीं पे, वो तुम लोग नोट डाउन कर लेना। ओके, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? अच्छा, फोटो मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैम ने बताया था और 6th क्लास के जो लेक्चर्स हैं उसमें भी मैम ने बताया है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब कहीं भी तुमने फोटो सुना है, फोटो मतलब तुम्हारा फोटो नहीं जो क्लिक होता है, वो फोटो की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। फोटो कहीं भी तुम लोग सुन रहे हो, फोटो सेंसिटिविटी कभी सुना है? फोटो सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को सनलाइट से एलर्जी होती है, सेंसिटिव होते हैं वो टुवर्ड्स द सनलाइट। ओके, तो वो होता है फोटो सेंसिटिविटी। फोटो मतलब सनलाइट समझ लो, ठीक है। फोटो सनलाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, तो सनलाइट के थ्रू खाना बनाना, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड सच एज ग्लूकोज। वो खाना में क्या बना रहे हैं? सब्जी और रोटी नहीं खाते हैं वो लोग क्या कंज्यूम करते हैं? उस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनके बॉडी में ग्लूकोज की जो भी बन रहा है, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ग्लूकोज। तुम्हारे बॉडी में भी ग्लूकोज ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। तुम रोटी खा रहे हो तो उसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो बॉडी वो कंज्यूम करता है। रोटी सीधे एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, उसको तुम चबा के खा रहे हो, वो स्टमक में जा रहा है, वो पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे किस तरीके से बॉडी में एनर्जी का निकलता है, एनर्जी जो है वो कैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी में। उसी तरीके से भी हम लोग प्लांट्स में पढ़ते हैं कि ग्लूकोज जो है वो कैसे फॉर्म कर रहा है बॉडी में, और किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो खुद के लिए खाना बनाते हैं। कैसे बना रहे हैं? तो ग्लूकोज फूड बन रहा है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। ये definition लिखना है तो लिख सकते हो तुम लोग। The process of photosynthesis can be represented by a word equation as follows। word equation क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल, इसके थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर देखो इस एरो पे ऊपर नीचे अगर कुछ भी लिखा होता है, केमिस्ट्री में भी तुम लोग बहुत पढ़ोगे अभी कि एरो के ऊपर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ, ये दोनों का प्रेजेंस भी जरूरी है इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस। अगर कुछ ऐड होके कुछ फॉर्म हो रहा है तो इस दोनों का प्रेजेंस भी जरूरी। अगर ये दोनों प्रेजेंस नहीं रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो ये इसका भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज क्या हो रहा है? अ कार्बोहाइड्रेट फूड, कार्बोहाइड्रेट फूड होता है, और ऑक्सीजन जो है वो वापस से एयर में चला जाता है, जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग ब्रीद इन करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? इसको लिख दे कहीं पे, चलो यहां पे लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ओके। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम सॉइल, in the presence of sunlight and chlorophyll we get glucose
Glucose, a carbohydrate food. कार्बोहाइड्रेट फूड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो वापस से goes into air. ओके, समझ में आया सबको? देखो ये इक्वेशन होता है दैट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तुम्हारे बनते ही बनते। 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll forms glucose. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, 6CO2 that is oxygen and 6H2O that is वाटर। तो ये इक्वेशन होता है फोटोसिंथेसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे, ठीक है? ये याद रखना बहुत जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है। ये वर्ड्स में है इक्वेशन और ये फॉर्मूला है। सारे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका फॉर्मूला होता है CO2। तो कितना CO2 यूज हो रहा है? 6CO2 यूज करने पे ही, 12H2O यूज करने पे ही 6C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनेगा, ठीक है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll forms glucose, that is C6H12O6, 6CO2 and 6H2O। आई बात समझ में सबको? चलो नेक्स्ट वी विल गो टू इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने पढ़ लिया। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस ऑक्सीजन गोज इनटू एयर। द ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स जो होते हैं वो सब कोई ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन, ठीक है? सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और एक और चीज, जब प्लांट्स जो होते हैं वो डे टाइम पे सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस कर रही है, खाना बना रही है। अब ये तो नहीं कि दिन भर खाना ही बनाते रहेगी, मम्मी तो नहीं है, मम्मी को कितना दिक्कत होता है, सुबह भी खाना, दोपहर में भी खाना, रात में भी खाना, दिन भर खाना ही बनाते रह जाती है मम्मी लोग, किचन में ही रह जाती है, दिक्कत होती है ना। तो प्लांट्स ये चीज नहीं करते। प्लांट्स ने कह दिया कि नहीं, जब तक सन रहेगा तब तक खाना बनाएंगे, उसके बाद हम छुट्टी ले लेंगे, उसके बाद हम करेंगे नॉर्मल रेस्पिरेशन, जैसे तुम लोग करते हो, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं, जैसे एनिमल्स करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम लोग नॉर्मल प्रोसेस करते हैं एज ए ह्यूमन बींग। हम लोग क्या करते हैं? और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही चीज रेस्पिरेशन करती है प्लांट्स व्हेन द सन गोज डाउन। सनलाइट के नहीं रहने पे, एब्सेंस पे, प्लांट जो है वो नॉर्मली रेस्पिरेशन करती है, ऑक्सीजन इनटेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती है। आई बात समझ में? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एयर जा रहा है, रुको, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये होता है, ये क्या कर रहा है? प्लांट जो है वो कंज्यूम कर रहा है और एक्सहेल क्या कर रहा है? एज अ बाई प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन, जो कि प्लांट जो है वो वापस से एटमॉस्फेयर में देता है। यहां से ले रहा है वाटर और यहां से ले रहा है सनलाइट। सनलाइट एनर्जी। ओके,
समझ में आया सबको? फोटोसिंथेसिस पूरा प्रॉपर समझा दिया मैम ने, क्या प्रोसेस होता है, डायग्राम, इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, फॉर्मूला इक्वेशन, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मे बी एग्जाम में गिव रीजन की वजह से आ सकता है या फिर सिर्फ इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस 7th क्लास में बेसिक है, एकदम डीप में समझाया हुआ है और इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हो तो रहा है, लेकिन क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस अकर होने के लिए? तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, वाटर होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना जरूरी है, सनलाइट होना जरूरी है। दीज आर द नेसेसिटीज जो हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, वो ये सब वजह से हो रहा है। क्लोरोफिल जरूरी होता है, पिगमेंट होता है प्लांट्स में, ग्रीन पिगमेंट जो कि सनलाइट को कैप्चर करने में, ट्रैप करने में हेल्प करता है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रहना बहुत जरूरी है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। अच्छा, अब सनलाइट तो ट्रैप कर ले रही है क्लोरोफिल, लेकिन एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कौन ट्रैप कर रहा है? उसके लिए अलग होल्स, अलग पिगमेंट्स, अलग पोर्स प्रेजेंट रहते हैं प्लांट बॉडी में, दैट इज नोन एज स्टोमाटा, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। द सिंगुलर ऑफ स्टोमाटा इज स्टोमा। बहुत सारे स्टोमाटास प्रेजेंट हैं तो उसको स्टोमाटा बोलेंगे, एक स्टोमाटा को स्टोमा बोलते हैं। आई बात समझ में? ईच पोर, स्टोमा एक का बात हो रहा है यहाँ पे, तो स्टोमा इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। अभी हम लोग उसका डायग्राम भी देखेंगे। तो स्टोमा जो रहता है वो गार्ड सेल से, किडनी लाइक सेल्स रहते हैं, किडनी शेप्ड सेल्स रहते हैं, उससे गाइडेड रहता है। अब वो रेगुलेट करते हैं कि कब स्टोमाटा खुलेगा, कब स्टोमाटा बंद होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जब सन प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस बॉडी कर रही है प्लांट बॉडी, तो उस टाइम पे स्टोमाटा का खुला रहना बहुत जरूरी है। स्टोमाटा ओपन रहेंगे पोर्स, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेगा ना प्लांट। बट अगर मान लो सनसेट हो चुका है, सन डाउन हो चुका है, सनलाइट की कोई जरूरत नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे स्टोमाटा ओपन होकर क्या करेगा? उसको तो कैप्चर करना ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस टाइम पे गार्ड सेल्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, एंड देन द स्टोमाटा पोर्स गेट्स क्लोज्ड। ओके, चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो, दीज आर द स्टोमा, स्टोमा होता है ये होते हैं गार्ड सेल्स। Guard cells. The carbon dioxide gas present in air enters the leaf of a plant through the stomatal pore present on their surface and is utilized in photosynthesis. अब carbon dioxide is a necessity for photosynthesis. इस बार सही बोला मैम ने, necessity for photosynthesis। तो but अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर जरूरी है तो स्टोमाटा का ओपन रहना भी जरूरी है। तो ये गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो किस तरीके से ये ओपन बंद होते हैं, ओपन क्लोज किस तरीके से स्टोमा हो रहा है, वो प्रोसीजर अभी हम लोग पढ़ेंगे। The oxygen gas produced in the leaves during photosynthesis goes out in the air through same stomatal pore। अच्छा, ये स्टोमास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन देने दोनों के काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए एयर में अलग से पोर्स बने हुए हैं प्लांट में, नहीं। कितना पोर रखेगा? स्टोमाटा भी रखे, फिर क्लोरोफिल्स भी रखे, ये सब जरूरी नहीं है ना। प्लांट का भी बॉडी है, पतले से तो होते हैं, इतना जरूरी होता है, इतना सारा प्रोसेस करना होता है। अब कंडक्शन भी करना है, जाइलम है, फ्लोएम है, टिश्यूज हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो सब भी रखना है प्लांट बॉडी में। तो इस वजह से ये दोनों काम कौन कर रहा है? स्टोमाटास कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेने का एटमॉस्फेयर से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जब वो बन जा रहा है, एनर्जी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ऑक्सीजन भी साथ में बन रहा है, तो वो ऑक्सीजन को वापस से रिलीज करने का एयर में, ये भी काम कौन कर रहा है? स्टोमाटल पोर्स। ओके, लीफ ओनली, अच्छा कहाँ थे? The oxygen gas produced in the leaves during photosynthesis goes out in the air through the same stomatal pores. The stomatal pores of leaves open only when carbon dioxide is to be taken, और कार्बन डाइऑक्साइड जब लेना है तभी ओपन होंगे, ऑक्सीजन जब देना है तभी ओपन होंगे। Is to be released, otherwise they remain closed। अब देखो ये होता है एक स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमा। अब स्टोमा में क्या हो रहा है? ये ओपन है, दिस इज ओपन। इस टाइम पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब उसको क्लोज करना होता है तो ये गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं। आई बात समझ में? वो फूल जाते हैं, जिसकी वजह से जो
पोर है, जो होल है, जो खुल रहा है, वो बंद हो जाता है। अब ये क्या है, ये श्रिंक्ड है, ये गार्ड सेल्स जो है वो श्रिंक्ड है। श्रिंक्ड मतलब सिकुड़ चुका है, ठीक है, ये श्रिंक्ड है तो इसकी वजह से ये पतले हो गए हैं और ये पोर जो है वो खुल चुका है। लेकिन इसमें क्या होता है, वाटर का जैसे ही कंडक्शन जाता है, वाटर का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, तो ये फूल जाते हैं, दे स्वेल अप, जिसकी वजह से ये बड़े हो जाते हैं और पोर जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? ये जो कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं स्टोमाटा के, तुम्हारे बुक में भी दिया होगा, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, गार्ड सेल्स एंड सेल वॉल, ये सब पार्ट्स होते हैं एक स्टोमा के। गार्ड सेल्स ये हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट्स। वैक्यूल जो एक होल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर रहता है गार्ड सेल्स में, वो दैट इज कॉल्ड vacuole, then guard cell and then cell wall. The uppermost part layer is known as cell wall. आई बात समझ में? चलो, plants take water from the soil needed for photosynthesis. Soil always contains some water in it. ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब जानते होंगे कि सॉइल जो रहता है वो हमेशा कुछ कंटेंट ऑफ वाटर अपने साथ रखता ही है। तो the roots of the plant absorb water and minerals from the soil and then transport it to the leaves through the vessels which run like interconnected pipes throughout the roots, stem, branches and leaves. अभी यही कंडक्शन का मैम बात कर रही थी। वाटर का जो कंडक्शन होता है from the roots to the uppermost part of the plant, अब एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? वाटर एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? रूट्स कर रहे हैं। सॉइल में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली प्लांट ऐसे झुक के तो नहीं करेगा ना। प्लांट जो है वो उनके पास अलग पार्ट्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का ही मेन काम कर रहे होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन का। तो वो कौन करता है? रूट्स। अब रूट्स कहाँ पे हैं? सबसे नीचे। तो वहां से वाटर जो है उसका कंडक्शन एकदम टॉप मोस्ट प्लांट, अपर लीफ तक, अपर मोस्ट जो लीफ है उस तक होना चाहिए। तो वो कौन करता है कंडक्शन? उसके लिए भी अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में, प्लांट बॉडी में। दैट इज, प्लांट का कौन करता है? जाइलम। सॉरी, वाटर का कौन करता है? जाइलम। The tiny pipe-like vessels which transport water from the roots of the plant is to the leaves are called xylem. अभी मैम ने बताया था, ठीक है। The tiny pipe-like vessels, अब देखो जैसे मान लो ये प्लांट बॉडी है, यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट हैं, दिस इज द ग्राउंड लेवल, यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। अब ये वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे प्लांट बॉडी में पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो कि एकदम अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट जो है उस तक जाना होता है। ठीक है, तो अब ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं जो वाटर का कंडक्शन कर रहे हैं, दोज आर नोन एज जाइलम। फूड का भी अलग कंडक्शन टिश्यू होता है, पाइप्स होते हैं, दोज आर नोन एज फ्लोएम। जो अब लीव्स खाना बना रही है तो वो भी कंडक्शन जरूरी है ना, अब जरूर। अब रूट्स अपना तो काम कर दे कि हम पानी दे रहे तुमको, लेकिन तुम हमको खाना मत दो, ऐसा तो नहीं है। रूट्स को भी जिंदा रहना है, सही तरीके से काम करना है, उनको भी एनर्जी चाहिए। तो इस वजह से फूड का कंडक्शन जो हो रहा है फ्रॉम द लीव्स टू द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लांट बॉडी, उसमें पहुंचना चाहिए। तो उसका कंडक्शन करने के लिए होते हैं फ्लोएम, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट वी विल गो टू द पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट रहता है जो प्रेजेंट, जिससे सनलाइट कैप्चर होता है, that is known as chlorophyll. Chlorophyll is a green colored substance which is present in the leaves due to which the color of leaves is green. तो ग्रीन कलर जो ऑब्टेन हो रहा है प्लांट में, दैट इज ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी सेल्स रहते हैं, पिगमेंट रहते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वो पिगमेंट एक्चुअली में वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। द एनर्जी ऑफ द सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एवरी लीफ ऑफ अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ऑल टुगेदर तुम क्लोरोफिल बोल रहे हो, लेकिन एक एक स्ट्रक्चर, एक एक टाइनी पोर को हम लोग, एक एक टाइनी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जो कि
मिल के एक ग्रीन कलर पिगमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट को। द टाइनी ग्रीन स्ट्रक्चर इन द सेल्स आर क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। देखो ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, पहला। दूसरा, क्लोरोफिल क्या काम करता है? सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, चलो नेक्स्ट। Solar energy is absorbed by the leaves of the plant with the help of chlorophyll and is converted into chemical energy, that is food। जो ग्लूकोज हम लोग पढ़े अभी C6H12O6, उसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है? सबके कॉम्बिनेशन से हो रहा है, ताकि जब सब कुछ कंबाइन करके प्लांट एक प्रोसेस कंक्लूड करता है, एक प्रोसेस बनाता है जिसके थ्रू एक आउटकम निकलता है, एनर्जी प्रोवाइड होता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो केमिकल एनर्जी क्या होता है? फूड। द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड। ठीक है, प्लांट फूड क्या होता है? ग्लूकोज, अभी पढ़े थे हम लोग, दैट इज C6H12 and O6। ओके, we know very well that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। अच्छा, अब हम लोग सब कुछ पढ़ लिए कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सब कुछ मतलब ये सब क्या क्या जरूरी होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया कंपोनेंट, दैट इज नाइट्रोजन, जो सॉइल में प्रेजेंट रहता है। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि सॉइल में, सॉइल क्या होता है? पूरा एकदम क्लेई सॉइल नहीं, नॉर्मली जो सॉइल जिसमें, तभी हम लोग क्यों बोलते हैं गार्डनिंग के टाइम पे हम लोग को सॉइल में, मतलब जो प्लांट्स लगाते हैं, जो नॉर्मली अगर मम्मी तुम्हारी गार्डनिंग करती है या फिर प्लांट्स लगाने के शौक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ कुछ टाइम बाद जो सॉइल रहता है उसको खोद के नॉर्मली ऐसे छोड़ देते हैं, उसको पूरा एकदम दबा के नहीं रखना होता। क्यों? क्योंकि सॉइल में प्लांट तभी अच्छा से ग्रो कर सकता है जब उसको मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब मिल रहा है, लेकिन नाइट्रोजन भी मिल रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी मिलना जरूरी है, लेकिन नाइट्रोजन तभी मिलेगा जब वो सॉइल जो है वो एयर कंटेन करेगा। एयर अगर वाटर में नहीं रहता है, सॉइल में नहीं रहता है, तो उसकी वजह से प्लांट में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए नाइट्रोजन जो रहता है वो सॉइल में एयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एयर अगर ज्यादा है तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन की भी कमी से प्लांट में दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए सही अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी जाना चाहिए। तो अब प्रेजेंट रहता है अबंडेंस गैशियस फॉर्म में। हाउ प्लांट्स कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म, हाउएवर प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली एयर से भी कर सकती है प्लांट्स तो, लेकिन उनको सॉइल से करना। सॉइल कंटेन्स सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स गैशियस नाइट्रोजन इनटू nitrogenous compounds which are soluble in water and release them into the soil। अब क्या होता है कि अब नाइट्रोजन जरूरी तो है प्लांट्स के लिए, वो एयर में प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली एयर से भी तो ले सकती है प्लांट्स, बट उसको क्या करता है सॉइल, अब नॉर्मली एयर है, प्लांट क्या पूरा आधा पार्ट तो एयर में ही रहता है, तो उसको नीचे से क्यों लेना नाइट्रोजन? एयर से ही क्यों, मतलब सॉइल से ही क्यों लेना है? सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसी से क्यों लेना है? क्योंकि सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नॉर्मल गैशियस नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, soil contains certain bacteria which is nitrogen fixing bacteria that converts the gaseous nitrogen into nitrogenous compounds which are soluble in water। अब वो क्या कर रहा है, उस नाइट्रोजन को जो सॉइल के एयर में प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जो कि वाटर में भी सॉल्युबल हो सकता है। अब वाटर में सॉल्युबल है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वाटर कहाँ से जा रहा है प्लांट में, सॉइल से जा रहा है, तो उस वाटर में सॉल्युबल रह के घुल के वो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट बॉडी में जाता है। These water soluble nitrogen compounds are absorbed by the plants from the soil along with water। In this way the plants fulfill their requirement of nitrogen, क्योंकि नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है प्लांट्स के ग्रोथ में, तो नाइट्रोजन इस तरीके से नाइट्रोजन की कमी को हमारा प्लांट जो है वो कम करते हैं, खत्म करते हैं। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है, ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, ये छोटे छोटे तुमको रेड कलर में दिख रहे होंगे जहां तहां बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वाटर भी प्रेजेंट है,
तो नाइट्रोजन गैशियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके वाटर में वो सॉल्युबल कर देता है, वाटर में घुल देता है। अब वो वाटर जो है, वाटर क्या क्या कर रहा है, प्लांट बॉडी में जा रहा है, रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो जो सॉल्युबल नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है प्लांट। ओके, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, सॉइल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रोसेस ऑफ टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन बाय प्लांट्स। अभी सब समझ में आया नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है प्लांट में? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज करते हैं। आई बात समझ में? कुछ भी ऐसा डाउट हो तो डायरेक्ट वापस से पढ़ लेना, या फिर मतलब एक बार रीडिंग कर लेना एनसीईआरटी बुक्स के। तुम्हारी जो रीडिंग है वो एक एक लाइन तुम पढ़ोगे तुमको आराम समझ में आ जाएगा। मैम है वैसे डिटेल में मैम ने सब कुछ समझा दिया है, बट अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो एक बार रीडिंग कर लोगे। और एक और चीज़, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है हमेशा एनसीईआरटी जो तुम बुक लेके बैठ रहे हो वो रीड करना। जैसे ही लेक्चर खत्म, क्योंकि मैम क्या कर रही है, एक 1 शॉट वीडियो बना रही है, पूरा चैप्टर जो है वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जा रहा है। तुम वो वीडियो देखो, उसके बाद एक बार चैप्टर को गो थ्रू करो, बस ऐसे ही पूरा एकदम एक एक लाइन रीड करने नहीं बोल रहे, गो थ्रू करो कि कम से कम मतलब जो टॉपिक्स है सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, ये कर लोगे तो क्या रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये स्टोरी। बायोलॉजी को हमेशा एज अ स्टोरी पढ़ो कि ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये आउटकम निकला। ठीक है, नॉर्मली अगर तुम क्या करते थे बचपन में, स्टोरियां कहानियां क्यों याद रहती हैं? क्योंकि वो तुम ऐसा दिमाग में कहानी जैसे याद करके रखो कि अच्छा ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो वही चीज़ तुम अगर बायोलॉजी में अपने पढ़ाई में अप्लाई करोगे तो वो चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि स्टोरी है। नॉर्मली प्लांट का न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया, वाटर सॉइल से लिया। नॉर्मली जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल ग्रैब कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रैब कर रहा है, स्टोमाटा ग्रैब कर रहा है। तो ये सब कुछ मिला के प्लांट एक खाना बनाता है। खाना में क्या रहता है, ग्लूकोज, उसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, साथ में उसका एक बाई प्रोडक्ट भी बन जा रहा है, दैट इज ऑक्सीजन। अब उस ऑक्सीजन का प्लांट को कोई काम नहीं है तो वो क्या करता है, फिर से एयर में रिलीज कर दे रहा है। अब वो रिलीज का काम कौन कर रहा है, फिर से स्टोमाटा कर रहा है। समझ में आया? तो एक स्टोरी जैसे याद करोगे तो दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा कि अच्छा ये था, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ। आई बात समझ में? बायोलॉजी को तो एकदम ही स्टोरी जैसा याद करो। केमिस्ट्री में हम समझते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में स्टोरी जैसा नहीं याद कर सकते तुम लोग, क्योंकि तुमको दिखता ही नहीं है वो सब्सटेंस। अब टॉर्क है, अच्छा टॉर्क तुम लोग को नहीं पढ़ना। नॉर्मली तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम बोलोगे कि अच्छा एटम्स हैं, एटम्स दिख तो नहीं रहे, तो उसको कैसे इमेजिन करना पड़ेगा तुमको। लेकिन बायोलॉजी में सब कुछ दिख रहा है। इवन बैक्टीरिया जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं वो भी तुमको माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए बायोलॉजी को हमेशा स्टोरी जैसा याद करो कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और ये आउटकम निकला। आउटकम में क्या क्या निकला, किसके थ्रू निकला, ये सब कुछ याद रहेगा इस तरीके से। तो जन्म जन्म तक तुमको 12th क्लास से जब तक तुम बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तब तक याद रहेगा। आई बात समझ में? चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। ओके, चलो ज्यादा बोल दिया मैम ने आज का ज्ञान। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंस क्या क्या है फोटोसिंथेसिस का? फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस अकर नहीं करेगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंडेंट है। प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो उनको फूड नहीं मिलेगा, और अगर प्लांट को फूड नहीं मिलेगा तो प्लांट इवेंचुअली विल डाई, और अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हर्बीवोर्स, लिविंग मतलब ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, किसी को खाना नहीं मिल पाएगा, और इवेंचुअली सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा। वर्ड ही जो है सर्वाइव करना वही डिमोलिश हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अकर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला चीज है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, photosynthesis enables the green plants to make their own food. In the absence of photosynthesis, there would not be any plants. Photosynthesis नहीं होगा तो plants नहीं होगा, ये भी समझाया। The survival of all animals, ये सब कुछ मैम ने समझा दिया है, एक बार रीड कर ले रहे हैं हम लोग फिर भी। The survival of all animals in the world directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during the process of photosynthesis. अच्छा, खाना खा लिया लेकिन ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा तो तुम ऑलमोस्ट ऐसे भी डाई कर जाओगे। एनिमल्स जो है वैसे ही मर जाएंगे अगर सांस नहीं आ रही है तो, ऑक्सीजन नहीं जा रहा बॉडी में तो हर तरीके से फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ।
Okay, hence photosynthesis maintains a balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. So in the absence of photosynthesis, life would be impossible on earth. Okay, चलो नेक्स्ट, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, हम लोग हेट्रोट्रॉफिक पढ़ लिए, ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिए, लेकिन अलग अलग और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक हम लोग पढ़ लिए कि जो खुद के लिए खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, पूरा फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया। अब हेट्रोट्रॉफिक के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो और क्लासिफाइड है डिफरेंट टाइप्स में, जो कि अपने से नहीं किसी और पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है, पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अच्छा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मैम ने पहले पढ़ाया है, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप 6th क्लास में, नहीं समझ में आया होगा, तुम लोग वीडियो देखना एक बार। सिम्बायोटिक प्लांट्स वैसे कभी भी समझाएंगे हम, लेकिन अगर चलो ठीक है यही समझा देना, यहाँ पे तो तुम प्रॉपर पिक्चर्स के साथ समझ सकते हो, ठीक है, समझ में आया। चलो, इंसेक्टिव, ये 4 तरीके के क्लासिफिकेशंस हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स के। पहला हम लोग पढ़ते हैं दैट इज पैरासिटिक प्लांट। A parasitic plant is one that lies inside or outside the other organism and derive their food from them. The plant, non-green plants, जैसे अभी मैम ने पढ़ाया था, नाम बताओ, जल्दी बताओ, जिसने बोल दिया वेरी गुड, और जिसने नहीं बोला मार खाओगे सब। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, दैट इज कस्क्यूटा। कस्क्यूटा हिंदी में नाम है अमरबेल, ठीक है। दैट इज अ टाइप ऑफ पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट क्या करता है, अपना बॉडी खुद का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो वो क्या करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनके न्यूट्रिशन को खुद का न्यूट्रिशन बना लेते हैं, खुद के मोड ऑफ न्यूट्रिशन बना लेते हैं, ठीक है। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से वो किसी और प्लांट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। विच ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए पैरासाइट। अच्छा, पैरासाइट मतलब तो पता ही होना चाहिए तुम लोग को, पैरासाइट किसको बोलते हैं, किसी और से अपना फायदा निकालना। सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं हो रही है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, मतलबी दोस्त है, जो जब उसको मतलब होता है, जब उसे नोट चाहिए, जब उसे कोई काम हो तुमसे, तब वो तुमको याद करता है, दैट इज अ पैरासाइट। याद रखना, क्योंकि जो भी लोग मतलब, अगर तुम्हारा सच्चा दोस्त है कोई, तो तुम्हारे बुरे टाइम पे भी वो खड़ा रहेगा, लेकिन अगर कोई मतलबी दोस्त है, पैरासिटिक दोस्त है, इसका मतलब वो तुमसे जब जरूरत रहेगा तभी तुमको याद करेगा। जब तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, सब कुछ मान लो नोट्स है, कॉपीज हैं, बुक्स हैं, सब कुछ, तुम्हारा मार्क्स अच्छा आ रहा है, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो तुमसे पूरा मतलब रखेंगे, तुम्हारे नोट्स को कैप्चर करेंगे, तुम्हारे जो तुम ट्यूशन जाओगे उसमें वहाँ तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन मान लो तुम्हारा कुछ कोई मार्क्स खराब आ जाता है, या फिर तुम पढ़ने में थोड़े से लो हो जाते हो, तो वो दोस्त तुमसे तुरंत हट जाएगा, बोलेगा नहीं तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे हम, तुम्हारा मार्क्स खराब आ गया, अब हम उसके पास जाएंगे जिससे तुमसे अच्छा मार्क्स आया जिसको, तो दैट इज अ पैरासिटिक फ्रेंड। आई बात समझ में। वो दोस्त असली दोस्त होते हैं जो तुम्हारे बुरे वक्त पे भी तुम्हारे साथ रहेंगे कि अच्छा तुम्हारा इस सब्जेक्ट में मार्क्स खराब आ गया, मेरा नोट्स ले लो, हम समझा देते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तुमको समझने में, हम समझा देते हैं, हम लोग साथ में सेल्फ स्टडी करते हैं। आई बात समझ में। तो पैरासिटिक दोस्तों से दूर रहना है, जो मतलब के लिए तुम्हारे साथ हो, खुद को तुम्हारा जो भी अच्छा चीज है वो तुमसे छीन के अपने पास रख ले, दैट आर नोन एज पैरासिटिक प्लांट्स। जिसका एग्जाम्पल क्या है, Cuscuta. And the living organisms from whose body food is obtained is called host, जैसे Cuscuta. It takes ready-made food from the host through special types of roots called sucking roots. अच्छा, किसके थ्रू लेता है, अब जैसे मान लो पूरा वो मतलब होस्ट के बॉडी में पूरा क्लाइंब अप कर जाता है, तो उसके थ्रू ऐसे एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकता ना ब्रांच और स्टेम से, तो वो क्या करता है, रूट्स रहता है, वो स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड रूट्स रहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स में। दोज रूट्स आर नोन एज sucking roots, okay, which penetrates into host plant and suck food material from the host. okay, next देखो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, पैरासिटिक प्लांट का, Cuscuta. It is also known as Amar Bale. Okay, next we will study about is saprophytic plants, saprotrophic plants, sorry.
Saprotrophic plants, the mode of nutrition in which organisms take nutrients from the dead and decaying matter is called saprotrophic plants. जो भी organisms जो होते हैं वो dead and decaying parts of the नेचर, एनिमल हो या प्लांट होगा, डेड एंड डीकेइंग पार्ट से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स. ठीक है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग मैटर. प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स. जैसे हेटरोट्रॉफिक जो है वो हेटरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक जो है वो ऑटोट्रॉफ्स, पैरासिटिक जो है वो पैरासाइट्स. समझ में आया. एग्जाम्पल हो गया फंगाई लाइक मशरूम्स. मशरूम क्या करता है, जो डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स होते हैं वहां पे ग्रो करता है. ठीक है. एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द डेड एंड डीकेइंग मैटर ऑफ देयर फूड. ब्रेड मोल्ड्स, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, वो थोड़ा दिन तुम अगर मॉइस्चर कंटेन कर लेता है, ब्रेड्स को तुम किचन के किसी कोने में, मतलब नॉर्मली डार्क प्लेस, मॉइस्ट प्लेस में रख दो, तो कुछ दिन बाद देखोगे तुम ब्लैक कलर का एक अपर लेयर फॉर्म हो जाता है. दोज आर ब्रेड मोल्ड्स. अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुमको पूरा मोल्ड जैसा, मतलब मशरूम शेप्ड ही तुमको मतलब कुछ क्रिएचर्स दिखाई देंगे, दैट आर कॉल्ड ब्रेड मोल्ड्स. ठीक है. एंड ईस्ट आर सैप्रोफिटिक प्लांट्स. आई बात समझ में. चलो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. कुछ प्लांट्स होते हैं, देखो क्या कोई प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट क्यों कहलाता है. नॉर्मली क्या होता है, प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन अपना कर लेते हैं. ठीक है. सॉइल से उनको नाइट्रोजन जितना मिलता है, जितना चाहिए वो उतना एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी में कंज्यूम कर लेते हैं, तो उनका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है. कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी नाइट्रोजन की कमी ज्यादा रहती है, कमी पूरी नहीं हो पाती है ओनली बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू सॉइल. सॉइल में जितना नाइट्रोजन रहता है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद भी उनका नाइट्रोजन का कमी पूरा नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ग्रैब करते हैं और उनका नाइट्रोजन कंटेंट जो रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. आई बात समझ में. तो देयर आर सम प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिशन. दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बट लैक नाइट्रोजन एलिमेंट्स. कलर ग्रीन है लेकिन नाइट्रोजन एलिमेंट्स लैक करते हैं, उनकी कमी पूरी नहीं हो पाती है, इस वजह से वो इंसेक्ट्स को ग्रैब करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, हेंस दे कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और कार्निवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं. दीज हैव स्पेशलाइज्ड लीव्स एंड एपेक्स of which form a lid that can open and close and the mouth of pitcher plant. There is a hair inside the pitcher which are used to entangle the insect. अभी हम दिखा दे तुमको. देखो ये होता है एक पिक्चर प्लांट. पिक्चर प्लांट में क्या होता है, देखो ये जो रहता है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये लिड रहता है, ढक्कन रहता है. अब यहाँ पे मान लो एक फ्लाई है, बहुत ही गंदा फ्लाई बनाया है मैम ने. अभी भी कुछ ढंग का नहीं बनाया, बट ठीक है, फ्लाई है ये. ठीक है. मान लो कोई भी फ्लाई है, वो क्या किया, यहाँ पे उड़ते उड़ते जाके यहाँ बैठ गया, या फिर अंदर यहाँ पे कहीं बैठ गया. ठीक है. अब ये कि जैसे ही इसको सेंसिटिव, यहाँ पे अंदर जो रहता है, अंदर एरिया जो रहता है, वहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से उसको सेंसिटिविटी हो जाती है कि कोई भी, मतलब कोई इंसेक्ट या कुछ भी आके बैठा है. ठीक है. तो वो अंदर जैसे ही बैठता है वो क्या करता है, ये लिड जो है, ये फ्लैप जो है वो बंद हो जाता है. अब बंद हो जाता है तो फ्लाई के पास तो जगह नहीं है जाने के लिए, वापस से उड़ के बाहर जाने के लिए जगह नहीं है, वो तो अब बंद हो चुका है. तो उसके बाद क्या होता है, जो टीथ, जो अंदर में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, वो एज अ टीथ काम करते हैं पिक्चर प्लांट के. तो वो क्या करते हैं, वो फ्लाई को पूरा एकदम डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसका जितना भी नाइट्रोजन कंटेंट रहता है वो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो भी खराब पार्ट रहता है उसको या तो वो यहीं पे रह के डीके कर जाता है या फिर वो बाहर निकल जाता है. समझ में आया. तो इस तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो काम करते हैं. There is hair inside the pitcher which are used to entangle the insect. When an insect comes in contact of the lid, it gets closed and traps the insect. अभी बताया मैम ने, the insect inside the pitcher is digested by digestive juices secreted by the pitcher plant. अब वो टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो रहते हैं अंदर में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी फ्लाई है, इंसेक्ट है, वो पूरा डीके कर जाएगा.
to obtain nitrogen compounds, amino acids from them. Pitcher plant, sundew, Venus flytrap, and bladderwort. These are the examples of insectivorous plants. Since these can synthesize their own food but fulfill their nitrogen deficiency by eating insects. Green pigment है तो photosynthesis भी कर सकते हैं, but फोटोसिंथेसिस से सिर्फ उनका फूड बन रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कम पूरा नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए वो पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स भी कहलाते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। नेक्स्ट, समझ में आया? देखो ये पूरा डायग्राम है पिक्चर प्लांट का। फिलीफॉर्म अपेंडेजेस, ये लिड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, लीफ जैसा दिखेगा लेकिन वो एक्चुअली में लिड रहता है, फ्लैप रहता है। ग्लैंडुलर क्रेस्ट, रिब्स, पेरिस्टोम, विंग्स, पिक्चर कप, लिड, स्पर, ये हो गया तुम्हारा पिक्चर प्लांट का डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आए, ओके, ध्यान से पढ़ लेना ये लोग। चलो नेक्स्ट, फोर्थ जो क्लासिफिकेशन दैट इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। समटाइम्स two plants of different species live together and help each other in obtaining food and shelter। तो दो प्लांट जो है वो साथ में रह के अब देखो भाई बताए थे अच्छे दोस्त क्या होता है, गिव एंड टेक का रिश्ता होना चाहिए कि तुम कुछ अच्छा दो तो वो भी तुम्हें कुछ अच्छा दे, दोनों इंटरडिपेंडेंट हो, तो जिसकी वजह से तुम दोनों एक अच्छा आउटकम रिजल्ट कर सको, दोनों के मार्क्स अच्छे आ सके। वही होता है सिम्बायोटिक प्लांट्स में। दो प्लांट जो होते हैं वो एक साथ, डिफरेंट स्पीशीज के, वो एक साथ रहते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि तुम कुछ हमको प्रोवाइड करो, हम तुमको कुछ प्रोवाइड करेंगे और दोनों का लाइफ सही से चल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड symbiosis and such plants are called symbiotic plants. The relationship in which two different organisms live together and share shelter and nutrients is called symbiotic relationship. अब जैसे होता है lichens and rhizobium का symbiotic relationship, क्या होता है? Lichens is an association in which algae and fungus live together. lichen जो होते हैं, lichen किसको बोलेंगे? काई समझते हो? जैसे तुम देखोगे कोई भी वाटरी एरिया रहता है, वहां पे पत्थर पे ग्रीन कलर के तुमको मतलब थोड़े से स्लाइमी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड लाइकेन। तो वहां पे लाइकेन जो होता है वो एक एसोसिएशन होता है दो ऑर्गेनिज्म का, पहला एल्गी और दूसरा फंगस। यहाँ पे कैसे हो रहा है, दोनों इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं? द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। वाटर, मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है फंगस, और एल्गी क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड विच प्रिपेयर्स बाय द फोटोसिंथेसिस। अब पहले भी मैम ने बताया था एल्गी ग्रीन कलर का होता है, फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज क्लोरोफिल एल्गी में प्रेजेंट रहता है। तो एल्गी खुद का खाना बना सकता है लेकिन फंगाई नहीं बना सकता था। तो फंगाई क्या कर रहा है, तुम बोला कि हम तुमको वाटर भी देंगे, मिनरल भी देंगे और शेल्टर भी देंगे रहने के लिए, बट एल्गी तो एल्गी के तुमको सिर्फ हमको एक काम करना है, तुमको हमको फूड देना है, खाने के लिए देना, ताकि हम लोग दोनों जिंदा रह सके। तुम हम लोग दोनों का खाना बना लो, हम बाकी तुम्हारा काम कर देंगे, तुमको हम रहने के लिए भी जगह दे देंगे, तुमको हम मिनरल्स भी दे देंगे, तुमको हम वाटर भी दे देंगे, तुम हमको खाना दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से वो इंटरडिपेंडेंट होके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह के अपना नॉर्मल रहते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है वो लिव इन करता है नॉर्मली। कोई भी तुम अगर वाटर बॉडीज देख लो या वहां पे लाइकेंस तुमको दिख जाएंगे, ठीक है। तो लाइकेन ये दोनों का एसोसिएट करके एक वर्ड बना है, दैट इज लाइकेन। दोनों का एसोसिएशन मतलब कौन कौन? एल्गी एंड फंजाई। समझ में आया? ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लाइकेन एंड, लाइकेन का क्या होता है? देखो बार्क ऑफ ट्री में भी तुमको लाइकेंस दिखेंगे। इतना तक सबको समझ में आया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ चुके हैं 4 तरीके के। नेक्स्ट वी विल गो टू रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। न्यूट्रिएंट्स कैसे सॉइल में रिप्लेनिश होते हैं। क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अब एक चीज याद रखना कि प्लांट जब रिस्टोर हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाता है प्लांट का, तो उस टाइम तो कुछ रहता नहीं है, कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है प्लांट सॉइल को, या सॉइल कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जितना भी न्यूट्रिएंट था सॉइल में वो सब तो प्लांट ले गया। प्लांट का हार्वेस्टिंग हुआ, हार्वेस्टिंग
कैसे हुआ? नॉर्मल प्लांट इतना ग्रो कैसे किया, अच्छा कैसे बना? सॉइल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो अब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, हार्वेस्टिंग के बाद सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है। प्लांट्स कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली, नाइट्रोजन का कमी हो गया प्लांट में, सॉरी सॉइल में। तो अब प्लांट, इतना तो हम लोग को अभी तक पता चल गया कि प्लांट जो है वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है जो कि सॉइल ही प्रोवाइड कर सकता है। तो अब कैसे हम लोग रिप्लेनिश करेंगे सॉइल को? वी विल रीड दिस। The action of certain bacteria can convert this nitrogen into a form readily used by plant. Rhizobium bacteria live in the root nodules of leguminous plants. जितने भी leguminous pulses होते हैं उनके plants में, उनके roots में रहते हैं एक बैक्टीरिया that is rhizobium, ठीक है। रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम। वो क्या करता है? सॉइल जो एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट होता है उसको एक ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि प्लांट्स उससे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सके। दीज बैक्टीरिया टेक नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, मेकिंग इट अवेलेबल टू द लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। आई बात समझ में? राइजोबियम, अभी हम लोग ये लाइकेन का बात पढ़े, लाइकेन में एग्जाम्पल भी था, सिम्बायोटिक में, सॉरी राइजोबियम भी यहाँ पे एग्जाम्पल में था। इस तरीके से राइजोबियम जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। समझ में आया? इतना तक सबको समझ में आया किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कंप्लीट करता है राइजोबियम, विच इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट यहां तक हम लोग पढ़ लिए। क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, ये तो अभी हम लोग पढ़े जस्ट, ये भी हम लोग देखो एग्जाम्पल यहाँ पे फिगर के थ्रू दिया। राइजोबियम और सिम्बायोंट पढ़े थे अभी हम लोग। न्यूट्रिएंट्स रिप्लेसमेंट ऑन द सॉइल, राइजोबियम जो रहता है वो देखो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है प्लांट्स में वो पूरी हो जाती है। ओके, लेग्यूमिनस प्लांट्स को इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद का काम कर सकते हैं क्योंकि उनके एक्चुअली में उनके रूट्स भी, मतलब रूट्स में ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है जो कि उनका काम करके दे रहे हैं उन्हें। ओके, चलो। इन रिटर्न लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ कि राइजोबियम उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहा है और बदले में लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया राइजोबियम, क्योंकि राइजोबियम खुद का खाना नहीं बना सकता है, उसमें फोटोपिगमेंट्स, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर नहीं हो सकता है। They thus have a symbiotic relationship. This association is very important for the farmers as they do not need to add nitrogen fertilizers to the soil in which leguminous plants are grown. जब leguminous plants की खेती होती है, वो farmers ग्रो करते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये काम कौन कर दे रहा है? राइजोबियम कर दे रहा है। ओके, चलो इतना तक सबको समझ में आया? एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं आज हम लोग। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन क्या होता है? दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े हम लोग, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना बनाता है, हेटरोट्रॉफिक जो कि डिपेंडेंट होता है खाना बनाने के लिए, और ऑटोट्रॉफिक दैट इज द ओनली प्रोसेस होता है दैट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सब कुछ पढ़ा है हम लोगों ने। हेटरोट्रॉफिक भी पढ़ लिए हम लोग कि कैसे न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल हो गया कस्क्यूटा, जिसके ऊपर मतलब जो प्लांट्स में होता है जो किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफ। फिर दोनों का डिफरेंशिएशन पढ़ा हम लोगों ने कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, पॉइंट्स याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। इसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इससे, ठीक है, याद से रख लेना। ये हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। कंडीशंस क्या क्या रहते हैं, 4 चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस अकर होने के लिए। 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स।
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. Plants take carbon dioxide gas from the air with the help of tiny pores, that is stomata. Stomata का भी हम लोगों ने डायग्राम भी पढ़ा है. ये डायग्राम गार्ड सेल कैसे वर्क करता है ये भी मैम ने पूरा अच्छे से समझा दिया. वाटर कैसे इनटेक होता है प्लांट्स में, किसके थ्रू होता है, दैट इज जाइलम. वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो कि करते हैं कंडक्ट, ठीक है, वाटर जाइलम. नेक्स्ट क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल के टाइनी स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. उसके सेल को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. सोलर एनर्जी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब अभी हम लोगों ने बहुत डिटेलिंग में पढ़ा है. नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है प्लांट में. इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए ही इंपॉर्टेंट है. अगर फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता है तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा अर्थ पे, ठीक है. तो ये सब इंपॉर्टेंट्स हो गए. अब हम लोगों ने 4 तरीके के हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स पढ़े हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक. देखो यहाँ पे सैप्रोफिटिक लिखा है और यहाँ पे सैप्रोट्रॉफिक लिखा है. कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ट्रॉफिक और फिटिक, ठीक है. नॉर्मली सैप्रोट्रॉफिक ही याद रखो तुम लोग, फिटिक एनिमल्स में यूज होता है, सैप्रोट्रॉफिक नॉर्मली प्लांट्स में यूज होता है, ठीक है. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पार्शियल हेटेरोट्रॉफ क्यों बोलते हैं हम लोग इनको? पिक्चर प्लांट कैसे वर्क करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं. सिम्बायोटिक प्लांट्स 2 तरीके के हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन देख चुके हैं, लाइकन एंड राइजोबियम. लाइकेंस में क्या होता है? एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है और राइजोबियम में प्लांट के रूट्स और रूट नोड्यूल्स और राइजोबियम का ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है. ओके, किस तरीके से वर्क करता है सब हम लोगों ने पढ़ लिया अभी. राइजोबियम देन चलो, आई होप कि अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा. ये एक शॉर्ट में वीडियो बना है ताकि पूरा चैप्टर जो है वो तुम लोगों को क्लियर हो जाए. अगर मान लो तुम लोगों ने पहले पढ़ लिया, एज अ रिविजन वीडियो भी देख सकते हो. अगर नहीं पढ़ा है तो भी हम लोगों ने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है जो डिटेल में सब कुछ समझाया, ठीक है. चलो, वी विल मीट एट नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.